कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। क्या अब टाइम आ गया है? क्या अब वो समय आ चला है जिसके बारे में देश के गृह मंत्री ने और कई बार देश के रक्षा मंत्री ने भी ये एहसास कराया है देश के नागरिकों को कि POK अब बहुत दूर नहीं रह गया है। मतलब साफ है, आज इस विश्व शरणार्थी दिवस के मौके पर ऐसे तो दुनिया भर में जहां भी कहीं शरणार्थी हैं, चाहे वो युद्ध के कारण शरणार्थी बन गए या किसी और कारण से शरणार्थी बन गए, उन तमाम लोगों का आज दर्द छलका हुआ है तब जब उन्हें उनकी उम्मीदों के मुताबिक उनके साथ व्यवहार नहीं हो पा रहा हो। लेकिन आज हम खासतौर से बात कर रहे हैं कि आज इस विश्व शरणार्थी दिवस पर जो POK के शरणार्थी हैं उन्हें आज ये याद आ रहा है, उनको वो चाहते हैं कि हम गृह मंत्री को अपना वादा जो उन्होंने किया था उसको फिर से एक बार हम याद दिलाएं इस मौके पर। और वो चाहते हैं, वो आग्रह करते हैं केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द POK को वापसी का रास्ता जो है वो हमवार किया जाए, यानी POK को वापस लिया जाए। POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आज इस खास मौके पर हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो कुछ कहा गया है अब तक और जो इसको लेकर प्रयास हुए हैं, खुद रक्षा मंत्री ने कई बार इसका इशारा दिया है। और इन तमाम चीजों के बीच जब आज विश्व शरणार्थी दिवस के मौके पर जो POK के जो शरणार्थी हैं वो जब इसका आग्रह केंद्र सरकार से कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आप बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। POK का खाली करो। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को तो आज हम इस पर चर्चा करने से पहले आपको हम बता दें कि हमारे साथ से कौन कौन से मेहमान हैं, हम उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं राजीव चुन्नी जी जो चेयरमैन है SOS इंटरनेशनल के, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है तेंद्र सिंह सोडी जो सीनियर एडिटर है न्यूज़ 18 JKLH के। हमारे साथ हैं अभिजीत जसरोटिया प्रवक्ता BJP और साथ ही जावेद बेग हमारे साथ होंगे जो सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक बहुत ही खास विषय है और बहुत ही जो है कह सकते हैं कि ऐसा समय है जिस पर फिर से एक बार वो मांग दोहराई जा रही है। लेकिन आप तमाम लोगों के पास आने से पहले मैं चाहता हूं कि जो गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था उस बात को थोड़ी विस्तार से आज एक बार फिर से सुनते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि आज जो POK के शरणार्थी जो आग्रह सरकार से कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है जो अमित शाह का स्टेटमेंट है गृह मंत्री, वो आपको पहले हम सुनाते हैं, फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ेंगे। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। ये बयान सुना और हमारे जो चौथे मेहमान वो भी हमारे साथ जुड़ चुके, जावेद बेग आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तेंद्र सिंह सोडी जी आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि ये जो आज जो POK के शरणार्थी हैं ये जो आज प्रदर्शन करते नजर आए और ये आग्रह करते नजर आए, दरअसल ये उस उम्मीद को एक बार फिर से उजागर कर रहा है, जाहिर कर रहा है जो उम्मीद तमाम देशवासियों के दिलों में है, जो उम्मीद गृह मंत्री के बयानों से छलकती है, जो उम्मीद देश के रक्षा मंत्री के कई बार के बयानों से छलकती है। ये पूरा वाकया इसको कैसे समझा जाए? देखिए विशाल, एक रेजोल्यूशन है जो भारतीय पार्लियामेंट ने पास की है जिसमें यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी आउटस्टैंडिंग इशू है वो इशू है कि POK जिसे पाकिस्तान ने 1947 में इलीगली
कब्जा किया हुआ है। देखिए जो उस वक्त के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था वो भारत के साथ साइन किया था, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। उस वक्त जितना जो जम्मू कश्मीर था जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जिसमें गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सारे इलाके जो थे उस वक्त के जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे। लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से, क्योंकि महाराजा ने तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को वायलेट किया और अपनी जो पाकिस्तान आर्मी इन दी गार्ब ऑफ ट्राइबल्स के जरिए, देखिए ये दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो इन्वेजन किया, जिसके बाद महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जो पूरा जम्मू कश्मीर था वो भारत के सुपुर्द सौंप दिया। लेकिन पाकिस्तान के पास जो हिस्सा, अब भारत के पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग इशू है पाकिस्तान के साथ, वो है कि वो कैसे पीओजे जो पाकिस्तान के इलीगल कब्जे में है उसे कैसे वापस लेना है। हमें याद है कि जब धारा 370 हटाई गई थी तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये स्टेटमेंट दी थी, और आप देख लीजिए किस एक्सटेंट पे किस स्टेटमेंट दी थी। ये कहा था कि जान दे देंगे लेकिन वो जो पीओजे है उसे वापस लेंगे। उसी स्टेटमेंट के बाद आप देखिए जो पीओजे के रेफ्यूजीज हैं जो पिछले 75 साल से एक डिस्प्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं, रेफ्यूजी की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए भी एक रे ऑफ होप है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक और स्टोरी चलाई थी जिसमें हमने ये दिखाया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन अब उन लोगों को लगभग 5 लाख के करीब वो पीओजे के रेफ्यूजीज जो भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं उनको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रही है उसमें उस इलाके का, उस एरिया का एड्रेस है जिस इलाके को वो छोड़ के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वो छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि किस तरह पीओजे को वापस लिया जाए। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ये मेजर डिसीजन है जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या भारत की पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरफ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। जी विशाल जी, और इस पर हमारे साथ दो चार और खास मेहमान हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि राजीव चुन्नी है, एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन है, और जावेद बेग भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, इस विषय को कितनी उम्मीद से मतलब इस पूरी घटना को देखा जाए, एक तो रिजोल्यूशन, दूसरा जो पीओके के जो रेफ्यूजीज हैं उनमें भी एक आस, तो इसको किस तरह से देखा जाए? देखें, इस मुद्दे में मेरी एक निजी आस्था जुड़ी है, मेरा दिल जुड़ा है, क्योंकि जिन इलाकों से हमें खदेड़ा गया था, हमें मार के भगाया गया, डराया गया और मजबूर किया गया कि वो लोग निकल जाएं, और जो बच गए उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। तो हमारे जो बुजुर्ग थे जो वहाँ से ओरिजिनली आए जी, उनका ये सपना रहा कि हम अपने घर वापस जाएंगे और पुनः वहां रहेंगे जी। लेकिन वो सपना उनके जीते जी कभी पूरा नहीं हुआ, और 90% वो लोग जो उस समय ओरिजिनली आए थे या जिनको होश थी वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। और आज हमारी तीसरी पीढ़ी है, तो आज अगर हमें इस तरीके से डोमिसाइल मिलते हैं जिसका पता उस जगह का हो जहां से ओरिजिनली मेरे परिवार, मेरे बाप दादा वहां से आए हों, ये मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है। मैं समझ सकता हूं कि मेरे से अधिक कोई खुश नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी एक भावनात्मक जुड़ाव है इसके साथ जी। और निश्चित तौर पर पीओके तो खाली होगा, लेकिन ये जो स्टेप है, जो जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दी जाए, तो ये उस दिशा में एक कदम है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए भी एक चेतावनी है कि अब भारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है उस दिशा की ओर जो 1994 का रेजोल्यूशन था कि इलाका हिंदुस्तान का है और उसे हम खाली कराएंगे। निश्चित तौर पर ये संदेश जो है इसमें से निकल कर जा रहा है। जी विशाल जी, चलिए, ये एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए तो उस रास्ते पर कदम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे डोमिसाइल का आपने जिक्र किया। और लेकिन सवाल यह है कि जो संदेश दिया जाना है, क्या वो संदेश दिए जाने का वक्त आ चुका है जो पड़ोसी को देना है, पड़ोसी देश को देना है, पाकिस्तान को देना है, और क्या वो संदेश जो है बिल्कुल मजबूती के साथ अब दिया जाना है? ये बहुत अहम है। इस पर अब बात करेंगे। हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया है, प्रवक्ता बीजेपी के। अभिजीत जी, हर साल ये तारीख तो आती रहेगी 20 जून की, लेकिन जो उम्मीद लगा रखी है पीओके के शरणार्थियों ने और देश के लोगों ने भी कि पीओके हमारा है, हम उस पर
कब उसे अपने साथ वापस मिला लेंगे? कितना समय लग सकता है इसमें, और मतलब क्या वो समय होगा, क्या वो राजनीतिक हालात होंगे जब हम ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल बस अब कुछ ही वक्त रह गया? देखिए, ऐसा है, इसमें मैं अगर आपको एक बात को पूरी तरह से अगर मैं समझा पाऊं शायद इस बात को, मुझे लगता है कि इंटेंशन तो इंटेंसिटी हर एक चीज में मैटर करती है। आपकी इंटेंशंस कैसी और इंटेंसिटी कैसी है। 5/10/2019 के उस दिन के बाद जब धारा 370 जैसी बेड़ियों से हमें निजात मिली, तो सबसे पहले जितने शरणार्थी यहाँ पर पिछले 50, 60, 70 सालों से यहाँ पर रह रहे थे और अपने ही देश में वो बेगानों जैसी एक जिंदगी बिता रहे थे, अपने देश का यहाँ के लोग और यहाँ की सरकारें उनको रिकॉग्नाइज करने तक में तैयार नहीं थी। कहीं पर उनसे वोट डलवा लिया करते थे, जब लोकल की बारी आती थी तो उनसे वोट भी नहीं डलवाए जाते थे। इसी तरह से उनके बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें लगता है उनकी उत्पीड़ना की गई है। राजीव जी को क्यों मैं पर्सनली भी जानता हूं, जब मैंने राजीव जी की पूरी उनके परिवार की कहानी सुनी थी, तो आप सच मानिए कि मेरी आंखें नम हो गई थी। जिस तरह की त्रासदी, जिस तरह की उत्पीड़ना उस समय के लोगों ने सही है, वो शायद इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। और कहीं ना कहीं चलते जो एक चीज जिसे हम कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ये सजा इन लोगों ने पाई है, क्योंकि इसके अंदर उस समय की जो सरकारें थी, उस समय का जो ऐसा सिस्टम था कि आप खुद सोचिए, मीरपुर का एक टाउन था जो बड़ा डेवलप टाउन था, और मीरपुर के टाउन को जब छुड़वाने के लिए हमारी भारत की फौजें आगे गई तो केवल 10 मील की दूरी पर वो फौजें रोक दी गई नेहरू जी द्वारा, शेख अब्दुल्ला के कहने पर, क्योंकि नॉर्थ कश्मीरी स्पीकिंग एरिया था। और वो पूरे का पूरा जो टाउन था मीरपुर का, जिसमें हिंदू सिख मुस्लिम रहते थे और ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की थी और सिखों की थी, पूरे का पूरा टाउन काट दिया गया पाकिस्तान के द्वारा और कवालियों के द्वारा। और वहां पर अभी भी जो बात मुझे राजीव जी ने सुनाई थी कि 100 बच्चियों ने अपने गले में फंदा बांधकर और कुएं के अंदर छलांग लगा दी। और सोचिए कितने असमर्थ रहे होंगे हमारे सैनिक, उनको अनुमति नहीं दी। मेरा सवाल थोड़ा सा इस तरह है जी, मेरा सवाल थोड़ा ये है कि इतिहास तो है हमारे पास, लेकिन हमें इस इतिहास को लेकर के आगे भविष्य क्या दिख रहा है? जो अभी स्टेप बाय स्टेप चीजों की बात आई, जैसे उन्होंने कहा कि डोमिसाइल हमें पता मिल गया, बड़ी ये तीसरी बड़ी बात, उनको पता मिला कि भाई हमारा पता वो है, हमारी जो जन्मभूमि वो है, तो उससे एक जो है एक विश्वास बढ़ा है। तो ये स्टेप आगे और क्या क्या हो सकते हैं, मेरा सवाल ये है। देखिए, बिल्कुल बात तो ये कि इस सरकार की इच्छा शक्ति है इसमें करने की, और हमारे अंदर जो है सामर्थ्य भी है करने का। और हम अब बात इनसे कश्मीर की अगर करते हैं तो उस पार वाले कश्मीर की करते हैं, लेकिन इसके अंदर दायित्व सबका बनता है, और खासकर कश्मीर के उन लीडरों का नाम दायित्व भी बनता है जो कभी नाम भी नहीं लेते उस पीओके का। और मुझे पता नहीं क्यों नाम नहीं लेते, क्या उनको क्या लगता है वो लोग हमारे लोग नहीं है? इनका भी एक दायित्व बनता है, भले वो अपोजिशन में कोई भी लीडर हो, इन सबका एक दायित्व बनता है कि वहां के लोगों की बात की जाए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात की जाए। बाकी रही बात, जब समय आएगा तो हमारी फौजें जो है उसको अपने साथ मिलाकर रहेंगी। और आज भी जो अगर आप देखें तो जितने गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं, वहां के लोग आज भी 2 रोटी रात को एक्स्ट्रा बनाते हैं कि कब भारत की फौज आएगी और हमें आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के इन जुल्मों सितम से बचाएगी। तो वो दिन दूर नहीं है जब ये पीओके भी हमारे हिंदुस्तान। तेजिंदर सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, फिर मुझे जावेद जी के पास जाना है। मेरा सवाल यहां पर यह है कि जो स्टेप बताया उन्होंने अभी, राजीव जी ने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला, तो बड़ा मतलब एक जज्बाती गर्मी आ गई कि हम वहां से जुड़ाव हमारा है। धारा 370 का जो था वो एक स्टेप है, ये दूसरा एक स्टेप है। ऐसे में आगे अगर हम देखें तो कंसेशन में आगे और क्या स्टेप्स हमें दिखाई दे सकते हैं आने वाले कुछ समय में? और जो उम्मीद लगा रखी है लोगों ने, जो कि रक्षा मंत्री भी अक्सर इस बात को गाय बगाए कहते रहे, वो गिलगित बल्टिस्तान की बात करते रहे, वो कहते रहे कि जी अब यहां नहीं, अब तो हमें आगे का सोचना है, धैर्य रखिए भी उन्होंने कहा है। राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री हैं, इस मुद्दे पर जब पीओके के सवाल से पूछा गया था, तो इन सब को मिलाकर क्या देख सकते हैं हम आगे, स्टेप्स क्या हो सकते हैं और आगे? देखिए विशाल, डिप्लोमेटिकली भारत ने काफी स्टेप्स लिए हुए हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पे भारत ने ये जिक्र किया हुआ है कि जो पीओके है वो भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान उसे इलीगली कब्जा करके बैठा हुआ है। अगर आपको याद होगा, जब धारा 370 हटाई गई थी तो जो पीओके का मैप था वो भी इंक्लूड किया गया था। पीओके के जितने भी बड़े शहर हैं उनका जो हमारे नेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं वहां का टेम्परेचर भी बताया जा रहा था। ये छोटे छोटे सिंबॉलिक स्टेप्स थे। देखिए, हालांकि भारत में रहने वाले लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि पीओके रेसिडेंट्स जो रेफ्यूजीज यहां रह रहे हैं उनके लिए डोमिसाइल पे उनका एड्रेस लिखना एक कितनी बड़ी बात है उन लोगों के लिए। और लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि अगर वहां के जो टेम्परेचर है वो हम लोग अपने जम्मू कश्मीर के टेम्परेचर के साथ दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक आप दावा कर रहे हैं, एक ऑनरशिप दिखा रहे हैं कि वो जगह जो है वो हमारी है और हम उसके बारे में जो दिखाना चाहे, जो करना चाहें। देखिए,
पीओके में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि जितने भी वहां पर माइनॉरिटीज थे उनको या तो कत्ल कर दिया गया या उनको कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन अब जो वहां पर मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी पाकिस्तान से तंग आई हुई है। आए दिन हम देख रहे हैं कि वहां पर जुलूस निकाले जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और रही बात भारत के स्टेप्स की, आप देख लीजिए जब भी भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों से ये पूछा जाता है तो वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी एक्शन के लिए 24 घंटे तैयार हैं, सिर्फ भारत की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उन्हें डिसीजन लेना है, उन्हें डिसाइड करना है। तो देख लीजिए मिलिट्रीली भारत की सेना, चाहे वो भारतीय एयरफोर्स हो चाहे वो भारतीय आर्मी हो, वो पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह के पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का जो डिसीजन है उनकी तरफ से वो डायरेक्शन आनी चाहिए उनकी तरफ से। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज्यादा बड़ा टास्क होगा भारतीय सेना के लिए, क्योंकि पिछली जंगों में हमने देख लिया है कि भारतीय सेना तो लाहौर तक पहुंच गई थी। जी जी ये पॉलिटिकल जो है डिसीजन और इसमें इसके जो कुछ कारक होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इस पर हम अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आएंगे सवाल लेकर, लेकिन पहले जरा जावेद बेग जी के पास चलते हैं। जावेद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पीओके कब होगा हमारा? ये एक नारा है और है तो हमारा, लेकिन उस पे हम कब वहां तक हम पहुंच चुके होंगे, या कब जो अभी जो शरणार्थी वो भी आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं जमीनी हालात आप क्या देखते हैं पीओके में, और इधर जो हमारा जम्मू कश्मीर है, साथ साथ ये कि उसके जमीनी हालात क्या देखते हैं आप? कितनी तब्दीली, कितने ऐसे सिंबल्स नजर आ रहे हैं जिसके वजह से आप समझ सके कि जी वो अब अपना होने ही वाला है? देखिए, हमारे कश्मीर में एक मशहूर कहावत है जो मैं बचपन से ही अपने बुजुर्गों से सुनता आया हूं, खलक बर खुदा, खुदा बर खलक। खुदा के जो फैसले होते हैं वही इंसानों के फैसले होते हैं और इंसानों के फैसले खुदा के फैसले होते हैं। आज आप देखिए, आज पूरे मुल्क में 140 करोड़ लोगों की ये दुआएं हैं, लोगों की ये फीलिंग है कि पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा के नाजायज तौर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है जम्मू कश्मीर की टेरिटरी को, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आता है और गिलगित बल्तिस्तान आता है, वो हमारे मुल्क के साथ जोड़ा जाए। और ये एक बड़ा वादा भी किया है ऑनरेबल पीएम साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, और हमारे जो आज के रक्षा मंत्री साहब है, जिस वक्त वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ये वादा किया है जी कि वो हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्से को वापस हमारे मुल्क के साथ मिलाएंगे। वो वादा अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन मैं इंसानों, हमारे लोगों के दिलों की जो फीलिंग है, जम्मू कश्मीर के अवाम की ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अवाम की जो फीलिंग है, ये हमारी टेरिटरी है और वहां पे लोगों पे जो मजालिम डाले जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आप देखिए 30 साल पहले जो मैसेकर वहां पे जियाउल हक ने किया, जिसमें एक कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी के लोगों को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, अभी तक बड़े जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, अभी तक कहीं पे बात तक नहीं की। जो उनके हुकूक मारे जाते हैं, सीपेक की आड़ में जो उनकी जमीनें हड़प गई, और मैं ये गिला करना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल पीएम साहब से, जो हमारे ऑनरेबल पीएम साहब की पॉपुलैरिटी है पूरे दुनिया में, उनके उस पॉपुलैरिटी के आधार पे उन्होंने अभी तक जो बड़े प्लेटफॉर्म से वहां पे ये बात क्यों नहीं उठाते हैं? गिलगित बल्तिस्तान के जो शिया मुसलमान हैं, उन पे जो पाकिस्तान की स्टेट जुल्म करती है, उस पर बात नहीं होती। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहे हैं, उनके हुकूक मारे जाते हैं, उनके पास इतने से भी हुकूक नहीं है, उन पे कहीं पे हम बात भी नहीं कर पाते। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म को कि आप इन खतरनाक बड़े मुद्दे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड आप इन पब्लिक के सामने लाते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार के जो मेरे दोस्त है, खासकर हमारे ऑनरेबल पीएम साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे कश्मीरियों पे जो जुल्म पिछले 75 साल से हुए, और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के शिया मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं, उन मजलूम की पुकार आप सुने। वो चाहते हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के जरिए सारे दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ हूं, उनके घरानों से, उनके खानवादों से बहुत सारे नौजवानों को गायब कर दिया गया पिछले 30-35 साल से, और कहीं पे उफ नहीं कर पाते वो लोग। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि ये बड़ी फीलिंग है हमारे मुल्क के 140 करोड़ अवाम की, कि हमारे उस हिस्से को
हमारे मुल्क के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि इल्हाक हमारे बुजुर्गों ने हमारे मुल्क के साथ किया है। ठीक है। और गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर आईनी तौर पे पाकिस्तान एक फेल स्टेट है जिन्होंने हमारे मुल्क के उस टेरिटरी पे कब्जा जमाया है। ठीक है। इसमें मुझे आप बताइए, अभी हमारे 4 दोस्त जो पैनलिस्ट है, हाँ। कहीं पे भी एक लफ्ज का भी कहीं पे कंट्रास्ट नहीं हो रहा है। हम सारे इसमें इत्तेफाक राय रख कर ठीक है, आपसे गुजारिश करते हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव चन्नी जी, इस मुद्दे के साथ, इस भावना के साथ, जो कह सकते हैं, जो भावना है कि कब जो है पीओके हमारा हो जाए, सब लोग हैं साथ इसके, लेकिन जैसे अभी तेजस्वी सिंह सोढी ने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसका अपना एक टाइम फ्रेम होता है, उसका अपने कुछ फैक्टर्स होते हैं। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी उम्मीदें हैं। आपने जैसे अभी डोमिसाइल का जिक्र किया था, मैं बेशक समझ सकता हूं, बिल्कुल वही बात है कि हो सकता है कि हम उसकी गहराई को या उसके मतलब को उतना ना समझ पाए जितना आप उसे समझ रहे हैं, लेकिन अब इन हालात में और जो इशारे हमें केंद्र सरकार से, मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं, ये आपकी उम्मीदों को कितना बढ़ाते हैं? देखिए विशाल जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारा ये सोचना है कि वो इलाका हमारा है और हम उसको खाली कराएंगे, इसके लिए कोई भी वक्त जो है वो अच्छा या बुरा नहीं है, इसको कभी भी किया जा सकता है। मुझे याद है कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में जाने के बाद वहां जितने बदलाव हुए, वहां पर डैम बनाए गए, हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं हिंदू और सिखों की जो वहां पड़ी हैं, उसको पाकिस्तान ने बर्बाद किया, हमसे पूछे बिना किया, लेकिन तब की सरकार उन्हें रोक नहीं पाई। इससे नीयत का पता चलता है। दूसरी बात, 1971 में जब 90,000 के करीब पाकिस्तान के फौजी हमारी कैद में थे, एक बड़ा आसान सा एक उस समय था कि हम पाकिस्तान को कहते कि इनको तब छोड़ा जाएगा अगर आप पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़ते हैं, उस पर अपना नाजायज कब्जा हटाते हैं। तो मैं समझता हूं कि 90,000 फौजी कम नहीं होता, पाकिस्तान मान जाता। मैं नीयत की बात कर रहा हूं। तो अब आप कह रहे हैं कि कब हो सकता है, मैं तो कहता हूं कि अगर हमारा सरकार मन बनाती है तो ये तो सुबह भी संभव है, ये तो कल भी संभव है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, जहां तक मेरे लोगों का सवाल है, हम तो जनाब इस बात के, इस ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि किस रोज सरकार हमें ये कहे कि आपको घर वापस जाना है। हम दिन नहीं लगाएंगे, घंटे नहीं लगाएंगे, चंद मिनटों में हम तैयार होकर उन जगहों पर पहुंच जाएंगे जो हमारी पुश्तैनी भूमि है, पुश्तैनी घर है। हम वहां जाकर दोबारा बैठेंगे। और मैं समझता हूं कि जो सपना मेरे बुजुर्गों ने देखा था कि हमारी आखिरी सांस उस जगह पर निकले जहां हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, पले हैं, लेकिन उनको वो नसीब नहीं हुआ। लेकिन कम से कम जो मैं तीसरी पीढ़ी हूं, मुझे तो नसीब हो जाए कि जब मेरी आखिरी सांसें चलें या निकलें तो वो कम से कम मेरी उस भूमि पर निकले जो मेरी मातृभूमि है। इतना सा मेरा कहना है। ठीक है। तो अभिजीत जसरोटिया जी, जो कुछ अभी राजीव जी ने कहा है, इस पे आप कुछ कमेंट करेंगे, कुछ बताना चाहेंगे आप? इनका जो सपना है क्या वो पूरा होगा? देखिए, मैं समझ सकता हूं, राजीव जी के भी इमोशन समझता हूं, सबके समझ सकता हूं कि किस तरह से हम लोग इमोशनली इन्वॉल्व है हर एक चीज के साथ। और जहां तक रही बात सरकार की इच्छा शक्ति की, तो कम से कम 5 अगस्त 2019 को जब आप गृह मंत्री जी को सुनते हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में वो बोल रहे हैं और कहते हैं जान दे देंगे लेकिन अपना एरिया नहीं छोड़ेंगे, ये इच्छा शक्ति शो करती है सरकार की कि हमारी इच्छा शक्ति क्या है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा। वो दिन दूर नहीं जब पीओ के भी हिंदुस्तान का हिस्सा होकर वहां पर आपको तिरंगा जो है लहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज तक जो हुआ उसके ऊपर भी हमें गौर फरमाने की जरूरत है। क्यों आज की जो पहली सरकारें थी उनकी क्यों इसके तरफ कोई भी कभी स्टेप नहीं उठाया गया? जिस तरह से राजीव जी ने जिस डैम की बात की, वो मंगला डैम है जिसके चेक भी बने थे हमारे यहाँ के लोगों के, क्योंकि कभी भी वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस तब तक नहीं करता जब तक उसके जो ऑनर्स हैं उसको चेक ना दिया जाए। वो चेक वही के वही रहे। उस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि इनको चेक दिलवाया जाए उसके कम से कम। और तो और उस समय इंदिरा जी ने उस समय भुट्टो जी को यहाँ से मुबारक दी मंगला डैम बनाने की, लेकिन अपने अभिजीत जी, आज हमारा थीम है पीओके का सपना कब होगा अपना, थोड़ा इस तरफ जी। बिल्कुल, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि इस समय एक हमारे पास मजबूत सरकार भी है और इच्छा शक्ति भी है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये चीज आपको, वो दिन दूर नहीं है जब पीओके भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। जी तेंदर जी, फाइनल नोट आपकी तरफ से।
देखिए विशाल, जैसे सारे पैनलिस्ट ने ये बात सही कही कि ये वो सरकार है जिसने इच्छा शक्ति दिखाई है और वो साबित हुआ 370 को हटाने के टाइम पे। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से गवर्नमेंट ने जो रिजॉल्व किया था कि 370 जो जम्मू कश्मीर को बाकी देश से एक अलग कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन का जो सूत्रधार था उसे हटा दिया है। कहीं ना कहीं उस दिन जो स्टेटमेंट दी गई थी कि जान दे देंगे लेकिन पीओके वापस लेकर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक उस बड़े स्टेप की तरफ एक छोटे कदम लिए जा रहे हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि जब एक बड़ी जंप ली जाती है उससे पहले छोटे छोटे कदम लिए जाते हैं। तो ये जो पीओके को वापस लेना, एक बड़ी जंप से पहले जो छोटे छोटे कदम लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है उनका एक रिजॉल्व है और कहीं ना कहीं पीओके जो है वो आने वाले दिनों में जल्दी ही भारत का फिर से एक अभिन्न अंग जो है वो वापस बन जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। उसी के साथ मुझे इजाजत, नमस्कार।